वक्त की रफ्तार। बस तो मैं यही चाहता हूं कि वो सब चीजें मैं आपको दे दूं ताकि समाचार का सर्कुलेशन 75,000 से बढ़कर 2 लाख तक पहुंच जाए। और विलासराज का 6 महीने में प्रजासत्ताक को दुगना करने का ख्वाब मिट्टी में मिल जाए, यही चाहते हैं ना? ठीक समझा आपने। हाँ, मैं समझ गया। मेरे कानों में भी उस थप्पड़ की गूंज आज तक सुनाई दे रही है जो विलासराज ने मुझे लगाया था। उसका जवाब भी मुझे देना है। मिस्टर योगेश, मैं आपके साथ हूं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो। सिर्फ तुम दोनों नहीं, बल्कि हम तीनों मिल जाएं तो। दिव्य मोहन जी, आप? हाँ, दिव्या मोहन यानी DM। आज पहली बार देश रतन खानदान के किसी आदमी ने कोई अकलमंदी की बात की है। आप इस वक्त यहां? ये मेरे मेहमान हैं। और अब आपका दोस्त हूं। जी नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। योगेश, DM साहब मेरे दोस्त हैं, समाचार के दोस्त हैं। मतलब अब वो तुम्हारे भी दोस्त हो गए। बहुत बड़ी तकदीर पाई है आपने जो उन्होंने खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जी नहीं, मैं अपना हक जरूर चाहता हूं और उसके लिए साजिश भी कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक अपना ईमान नहीं बेचा है। आई एम सॉरी मिस्टर दिवाकर, मैं अपना प्रपोजल वापस लेता हूं। नमस्ते। एक मिनट योगेश, एक मिनट। ईमान क्या होता है और क्या होती है ईमान की परिभाषा? हाँ, मैं कोई परिभाषा नहीं जानता DM साहब, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं। जिस बात को मेरा जमीर गवारा नहीं करता वो मैं कभी नहीं करता। जमीर क्या होता है, क्यों होता है, ईमान, जमीर, ये सब ठीक है, और ये बड़े शब्द किसी पत्रकार के मुंह से अच्छे लगते हैं। तुम अखबार तो चलाते हो लेकिन पत्रकार नहीं, बिजनेसमैन हो, और बिजनेस सिर्फ राजनीति से ही किया जाता है। मैं आपसे बिजनेस का कोई पाठ पढ़ना नहीं चाहता। मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं। तुम तो खुद बहुत समझदार हो। तुम हमसे दोस्ती ना करना चाहते हो तो ना सही, मगर एक बात याद रखो, जिन्हें अपनी मंजिल का पता होता है वो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी अड़चनों की परवाह नहीं करते, और जिन्हें अपना मकसद मालूम होता है वो अपने रास्ते खुद चुनते हैं। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां पर 2 रास्ते हैं और तुम्हें उनमें से सिर्फ एक को चुनना है। DM साहब, मैं अपनी राह खुद चुन सकता हूं। जरूर चुनो, मगर कौन सी राह? हाँ?
राह तुमने चुनी है उस पर चलने से सिवाय हार और नाकामी के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा हक जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है तुम्हें वो भी खोना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ईमानदारी, ज़मीर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। योगेश, तुम हमें बेईमान समझते हो ना? चलो हम बेईमान सही, मगर हमारी बेईमानी का तुम्हारे मकसद से क्या ताल्लुक है? हम तो तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहे हैं, तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। सोच लो योगेश, डीएम साहब अपना मान, सम्मान, बड़प्पन सब कुछ एक तरफ रखकर आज आपसे बात कर रहे हैं। उन्हें आपकी दोस्ती की जरूरत नहीं, आपको उनकी दोस्ती की जरूरत है। और ये तो उनकी आदत है, दूसरों की मदद करना। योगेश, तुम हमें बेईमान और देशद्रोही समझते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या हैं और क्या नहीं हैं, लेकिन तुम अपने आप को जो एक आदर्शवादी और ईमानदार समझते हो, यहां आकर तुमने ये बात बिल्कुल झूठी साबित कर दी। क्योंकि जो आदर्शवादी, ईमानदार होते हैं वो घर वालों के खिलाफ दुश्मनों से मदद नहीं मांगते। इसका मतलब यह है कि तुम एक पक्के बिजनेसमैन हो, पक्के। अब हमसे तुम्हें मदद चाहिए या नहीं चाहिए, यह फैसला तुम्हारे हाथ में। एक मिनट डीएम साहब। डीएम साहब, मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। योगेश, आज से तुम्हारी हर परेशानी हमारी परेशानी है। हम जानते हैं कि सहकार के लिए तुम्हें न्यूज प्रिंट की जरूरत है जो तुम्हें मिली। दिवाकर। डीएम साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। शुक्रिया डीएम साहब। अब मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। नमस्ते। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, विजय राज देश रत्न। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ईमानदारी पर ना। अब देखना कि तुम्हारे ईमानदारी के जहाज में मैं कितना बड़ा छेद करता हूं। योगेश। जी डैड। बहुत देर कर दी आज। जी हाँ डैड, थोड़ी देर हो गई। खाना खा के आओ या? जी नहीं, भूख नहीं है। आप अभी तक सोए नहीं डैड? बस नींद नहीं आ रही थी। ओके डैड, गुड नाइट। डैड, बा का फोन आया था क्या? हाँ आया था। चिंता की कोई बात नहीं है, निकिता ठीक है अभी। थैंक गॉड। डैड आपने खाना खा लिया?
नहीं, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। आई एम सॉरी डैड, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूं, फिर साथ में खाते हैं। खाना तो खा लेंगे, पर मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी रात के कहां गए थे? ऑफिस में था डैड। ऑफिस में मैंने 12:30 बजे फोन किया था और मुझे पता चला कि तुम अचानक कहीं और चले गए। कहां गए थे तुम? किसने बताया आपको? अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं कहां सीरियस हो रहा हूं। मैं तुम इतना घबरा क्यों रहे? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। योगेश, तुम कुछ छुपा रहे हो। डैड, मैंने आपसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई है, और अगर छुपाई भी है तो सही वक्त आने पर सब कुछ बता दिया है। योगेश, जिसे तुम वक्त आना कहते हो कई बार गुजर गया है और जाते जाते कई जख्म दे गया है। डैड, जो बीत गया वो... देखो योगेश, जो बीत गया उसे मैंने बीत जाने दिया, लेकिन मैं तुम्हें आगे के लिए आगाह कर रहा हूं। डैड, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ थोड़ा देर से ही तो आया हूं, वो भी अपने काम से। ऐसा कौन सा काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? डैड, वो मैं दरअसल... देखो योगेश, तुम हमेशा मुझे अपनी हर बात बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताते थे, लेकिन आज तुम लड़खड़ा रहे हो। जरूर कोई बड़ी बात है जिसमें तुम मुझे शामिल नहीं करना चाहते। खैर, मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। जाओ, आराम करो। ऐसी बात नहीं है डैड। फिर क्या बात है? डैड, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने अस्तित्व के लिए कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई पहचान ही नहीं रही। आईने के सामने खड़ा होता हूं तो अपनी परछाई नहीं देख पाता, अपने साय तक को नहीं देख पाता मैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप तो मेरे साथ हैं डैड, लेकिन मेरा प्रजासत्ताक नहीं है। मेरी पहचान, मेरा सपना, मेरी उम्मीदें, सभी कुछ प्रजासत्ताक ही तो है। मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर रास्ता प्रजासत्ताक पर ही आकर रुकता है। ये मैं ही जानता हूं डैड कि प्रजासत्ताक मेरे लिए क्या है, और उसे हमेशा के लिए हासिल करने के लिए मैंने अपने सीने पर पत्थर रखकर उसे अपने से दूर किया है। और अब अपने सीने पर से यह पत्थर उठाने के लिए मुझे कुछ तो कोशिश करनी होगी ना डैड? तुम्हारे जज्बात में समझता हूं योगेश। क्या फायदा डैड? समझ लेने से दर्द की कसक कम तो नहीं होती। योगेश, ये इम्तिहान है, तुम्हें इससे गुजरना होगा। हम सब गुजर रहे हैं, और ये मत भूलो कि इसके जिम्मेदार तुम हो। डैड, इस परेशानी का हल भी मैं खुद ढूंढ लूंगा, आपसे मदद नहीं मांगूंगा। देखो योगेश, जज्बातों के लिए मैं अपने असूल नहीं तोड़ूंगा। जो वादा मैंने विलास से किया है उसे तो निभाना ही होगा, और वो वादा मैंने तुमसे पूछकर किया था, और उस वक्त तुमने बहुत हिम्मत दिखाई थी। हिम्मत मैं अब भी नहीं हारा हूं डैड। बस मेरी आपसे इतनी सी विनती है, अगर इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर मेरी जिंदगी पर होने वाला है, अगर इस लड़ाई का बीज मैंने बोया है, तो ये लड़ाई मुझे अपने तरीके से लड़ने दीजिए। योगेश, डैड प्लीज विश्वास कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रजासत्ताक के लिए कर रहा हूं। हो सकता है दूर से मेरे उठे हुए कदम गलत दिखाई दें, मगर यह मेरी जरूरत है।
जीत के बाद हर कदम सही दिखाई देता है। मुझे सिर्फ जीतना है, और कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं। डैड, आपने मुझे बुलाया? आओ योगेश आओ। वही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तुमसे मिलने आए। नमस्ते मल्होत्रा साहब। जीते रहो बेटे। मोरे साहब नमस्ते। इनको कुछ शिकायतें हैं तुम्हारे साथ? जानता हूं डैड, कल सहकार छपकर आप लोगों के पास नहीं पहुंच सका। शिकायत कुछ नहीं, बस यही फिक्र है। योगेश बाबू, हमें फिक्र है। आजकल ऐसी वैसी बातें हमारे कानों में सुनाई देने लगी है। ऐसी वैसी बातें? जी वो क्या है, उड़ते उड़ते खबर आई थी कि सहकार बंद हो रहा है। किसी ने गलत खबर उड़ाई है। मगर यह खबर आई और सहकार नहीं आया तो आपने समझा कि सहकार वाकई बंद हो गया है? आप हमें गलत मत समझिए। इतने बड़े ग्रुप का एक पेपर एक दिन बाहर नहीं आए तो लोग न जाने क्या समझने लग जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अखबार के धंधे में ऐसा कभी नहीं होता। कभी होता है तो पहले नोटिस मिल जाता है। नोटिस तो मैंने भिजवा दिया था। नोटिस तो आ गया था मगर सहकार नहीं आया। यही जानने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, सहकार किसी खास वजह से बंद हुआ है, लेकिन बहुत जल्द सहकार एक नए रूप में, एक नए सरप्राइज के साथ आपके सामने आएगा। तब तक आप लोग मुझे सहकार कीजिए। आपसे हमारा सहकार तो हमेशा ही रहेगा योगेश बाबू। अच्छा तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी। अच्छा योगेश बाबू, हाँ, कौन सी खुशखबरी सुना रहे हो उन्हें भाई? डैड, कोई खास खबर नहीं है। सहकार दोबारा शुरू हो जाएगा। इन लोगों के लिए यही बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। डैड, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो योगेश, आंख मूंद करके मैं तुम्हारा भरोसा करूं ऐसे हालात भी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाओ। जी डैड, आप बेफिक्र रहिए। मैं इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी डैड। कमाल हो गया हुजूर। कल रात की घटना के बाद विजय राज की कहानी ने एक अच्छी मोड़ ले लिया है। कमाल कर दिया आपने हुजूर, क्या बात है आपकी। दुश्मन का वजीर ही अपने कब्जे में कर लिया। वाह हुजूर। मधुकर, जब वो खुद हमारे जाल की तरफ बढ़ रहा है और हम उसे अपने जाल में ना फांस लें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन के किले का खुफिया दरवाजा हमारे लिए खुल गया है और अब उनकी शिकस्त कुछ ही हाथों की दूर पर है। हेलो। हेलो, डीएम साहब का घर? जी हाँ, फरमाइए। मैं अवतार सिंह जी का पीए बोल रहा हूँ। डीएम साहब हैं? एक मिनट होल्ड कीजिए। हुजूर, अवतार सिंह जी का पीए लाइन क्यों पर है? हाँ, पूछो क्या बात है? कुछ खास काम है उनसे आपको? हाँ, वो समाचार के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हो तो भिजवा दीजिए, या आप कहें तो मैं लेने आता हूँ। आज का वादा था ना। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। हुजूर, वो समाचार के कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर के बारे में पूछ रहे हैं। उनसे कहो कि हमने अपना इरादा बदल दिया है। अब हम समाचार बेचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जी हेलो। डीएम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। अब वो समाचार बेचने के मूड में नहीं है। क्या?